हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुपर ग्रैड्स फ्रेंड्स। आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी। वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर सीयूईटी प्रिपरेशन। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। गाइस, करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपने पास पहला क्वेश्चन आ रहा है। It says on increasing the temperature of the conductor, its resistance increases because। देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो स्टार्टिंग का जितना भी जो पार्ट रहता है, जिसमें आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है, जिसमें आपके पास रिलैक्सेशन टाइम आता है, यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनने के बहुत चांसेस हैं। तो उन्हीं में से एक अपने पास अभी क्वेश्चन है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे कंडक्टर का तो उसका रेजिस्टेंस का क्या होने वाला है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है। उसका इफेक्ट बेसिकली ये पड़ता है कि जो रिलैक्सेशन टाइम है वो बेसिकली जो है वो कम हो जाता है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम होता है आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इट इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। जो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी भी एक कंडक्टर के अंदर वो रैंडम मोशन कर रहे हैं, वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, राइट। और जब टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो थर्मल एजिटेशन की वजह से वो और एक दूसरे से टकराना स्टार्ट कर देंगे, रैपिडली टकराना स्टार्ट कर देंगे, कोलाइड करना स्टार्ट कर देंगे। सो दैट मींस जो टाउ की वैल्यू है इट इज गोइंग टू डिक्रीज, राइट। और अगर टाउ डिक्रीज करेगा तो जो आपकी रेजिस्टिविटी है इट इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज। ऑलराइट, सो आप ये कह सकते हैं कि जो रेजिस्टिविटी रहती है वो इनवर्सली डिपेंड करती है आपके रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर। तो अगर टाउ जो है वो डिक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टिविटी जो है वो इंक्रीज करेगी। फ्रेंड्स, बात ध्यान में ये रखने की है कि ये सिर्फ कंडक्टर के केस में होता है। सेमीकंडक्टर में अगर अपन बात करेंगे तो सेमीकंडक्टर में भी फिलहाल बात तो इतनी ट्रू है कि उसमें भी रिलैक्सेशन टाइम कम होता है, लेकिन वहां पे क्या होता है, वहां पे जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को वो एनर्जी गैप पूरा करने के लिए एनर्जी मिल जाती है और वो जंप कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में और उसमें कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कंडक्टर का क्वेश्चन आया है, पूछ रहे हैं कि कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि रिलैक्सेशन टाइम जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। The next question says drift velocities varies with the intensity of electric field as per। तो इसके लिए हमें डायरेक्टली ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए दोस्तों। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है vd इज इक्वल्स टू e स्मॉल e, दैट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इनटू कैपिटल E जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड, इनटू रिलैक्सेशन टाइम अपॉन मास। ऑलराइट, सो ये होता है आपके पास फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो आप क्या देख सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के। सो हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है, वी हैव गॉट द फर्स्ट ऑप्शन, सो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। ऑलराइट, ध्यान रखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी से बहुत अलग अलग तरीके के फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको उनके सारे रिलेशंस पता होने चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है दोस्तों, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड रेडियस 1 मिलीमीटर इज जॉइंड इन सीरीज विद एन आयरन वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड रेडियस 3 मिलीमीटर। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक पहले तो कॉपर वायर है और इसकी जो लेंथ दी हुई है इट इज गिवन एज 1 मीटर और इसका जो रेडियस दिया हुआ है दोस्तों वो दिया हुआ है 1 मिलीमीटर। देन हमारे पास एक आयरन वायर है, उसकी जो लेंथ दी हुई है इट इज गिवन एज 2 मिलीमीटर, सॉरी 2 मीटर, एंड इसका जो रेडियस दिया हुआ है दोस्तों R2 वो दिया हुआ है 3 मिलीमीटर और इनको सीरीज में लगाया गया है, ये भी क्वेश्चन में स्टेट किया गया है। देन इट द क्वेश्चन सेज अ करंट इज पास थ्रू द वायर्स, द रेशियो ऑफ द करंट डेंसिटी इन द कॉपर एंड आयरन वायर इज। अब यहां पे वो हमसे बात कर रहे हैं करंट डेंसिटी की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों करंट डेंसिटी। क्यों? क्योंकि करंट तो हम उसको स्केलर क्वांटिटी मान के चलते हैं, वैसे एक्चुअल में करंट जो है वो टेंसर क्वांटिटी है, बट हम उसको कैसा अज्यूम करेंगे? हम उसको स्केलर क्वांटिटी अज्यूम करेंगे। बट द थिंग इज, जो आपका जो करंट डेंसिटी होता है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है करंट अपॉन एरिया। तो आप
इसको आप कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि करंट को हम लिखते हैं द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर क्वांटिटीज, राइट। देखिए एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब जरा वापस से अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी थी? लेंथ का तो कोई काम नहीं है, राइट। अपने करंट डेंसिटी के फॉर्मूले में लेंथ का कोई काम नहीं है। और अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है दैट मीन्स करंट जो है वो दोनों में सेम रहेगा। तो दोस्तों अगर करंट सेम रहेगा तो सारी की सारी डिपेंडेंसी किनके ऊपर हो गई? रेडियस के ऊपर हो गई, क्योंकि करंट डेंसिटी का फॉर्मूला भी अपन ने देखा होता है आई अपॉन ए। तो मतलब कि अगर मैं करंट डेंसिटी की बात करूं तो करंट डेंसिटी इन वायर 1 अपॉन करंट डेंसिटी इन वायर 2 कैन बी एक्चुअली रिटर्न एज पाई R2 स्क्वायर अपॉन पाई R1 स्क्वायर। क्योंकि आप देख सकते हो कि करंट डेंसिटी एरिया पे इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। तो मैंने यहां लिख दिया पाई R2 स्क्वायर अपॉन पाई R1 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो सकता है। अब जरा एक बार वापस से फिगर्स देख लेते हैं। वी हैव गॉट 3 मिलीमीटर। क्योंकि हम रेशियो की बात कर रहे हैं तो हमें यूनिट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो आई एम गोइंग टू राइट 3 अपॉन इसका R1 दिया हुआ था 1, सो दिस वुड बी 1 मिलीमीटर, और इसका स्क्वायर दैट मींस दोस्तों जो रेशियो आने वाला है इट इज गोइंग टू बी 9:1। देखते हैं कोई ऑप्शन है हमारे पास। वी हैव गॉट द सेकंड ऑप्शन एज 9:1, सो ये जो ऑप्शन होगा इट इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the next question, we have got predict the effect of temperature of the conductor on the drift velocity of electrons. So वापस से वही क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। हमारे पास एक तो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सो वी हैव गॉट ड्रिफ्ट वेलोसिटी एज, हमने अभी फॉर्मूला देखा था, E कैपिटल E अपॉन मास इनटू रिलैक्सेशन टाइम, राइट। ये मैग्नीट्यूड है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ओके, नाउ वो कह रहे हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अब वो असल में तो कह रहे हैं कि प्रिडिक्ट द इफेक्ट, इफेक्ट क्या होगा टेम्परेचर का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर। तो डायरेक्टली तो टेम्परेचर से कोई रिलेशन हमें दिख नहीं रहा है, बट टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अब हमें बात क्या पता चल गई है कि रिलैक्सेशन टाइम जो है वो कम होगा। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ कंडक्टर में ही कम होता है, रिलैक्सेशन टाइम सेमीकंडक्टर में भी कम होता है, लेकिन वहां जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला जो फैक्टर है उसकी जीत हो जाती है, इसलिए वहां पे रेजिस्टिविटी जो है वो कम हो जाती है, लेकिन कंडक्टर्स में रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। मतलब एक कंडक्टर टेम्परेचर बढ़ाने पे एक बुरा कंडक्टर बनना स्टार्ट कर देता है, राइट। सो राइट नाउ अगर रिलैक्सेशन टाइम कम होगा टेम्परेचर के बढ़ने के साथ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम होनी चाहिए। ऑलराइट, देखते हैं हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है। सो वी हैव गॉट ड्रिफ्ट वेलोसिटीज वैरीज लीनियरली विद टेम्परेचर। मतलब ये तो कह रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, वो कम होगा तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, राइट। सेकंड वन सेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड, नहीं वो डिपेंड करती है। The third option says drift velocity increases with increasing temperature. The fourth option says drift velocity decreases with increasing temperature. मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टाउ कम होगा, टाउ कम होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी। इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो रही है। दैट मींस गाइस द फोर्थ ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। ऑलराइट, तो आप देख रहे हो कि एक ही फॉर्मूले से कितने तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question says an engine uses 30 ampere of current. So we have got the value of current as 30 ampere. The resistance offered is 15 ohms. Resistance की value हमारे पास आई है 15 ohms. Then it says calculate the power consumed by the engine in horsepower. All right. So दोस्तों आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए that 1 horsepower is can be written as 746 watt. असल में 745.878 समथिंग होता है, उसको अपन राउंड ऑफ करके 746 कर देते हैं और जरा पावर का फॉर्मूला सिंपली लगाते हैं। अब कई बार स्टूडेंट्स को 12th में आके भी ये डाउट रह जाता है कि पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज करें, तो पावर का वो वाला फॉर्मूला यूज करें जिस हिसाब से आपको वैल्यूज दी हुई है, राइट। तो वी हैव गॉट द करंट, वी हैव गॉट द रेजिस्टेंस, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे आई स्क्वायर इंटू आर। सो करंट का स्क्वायर मतलब 30 स्क्वायर मींस 900, 900 into 15. All right friends, and ये जो आंसर आएगा it is going to be in watt. So अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं हॉर्स पावर में, so what we are going to do is we are going to do 19 into 15 divided by 746, and this answer is going to be in horse power. All right friends, and अगर अपन जरा देखें
This is going to be somewhat 13500 divided over 746. All right, so 746 times 10 would be 7460. उसका double कर दें. So we have got two more zeros, so it would be somewhere around 18 point something. 18 point some answer आएगा, and 18 horsepower is going to be the correct one. So न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है उनको आपको जरा ध्यान लगाना है कि एकदम करेक्ट आंसर आने की जरूरत नहीं है. अगर थोड़ा बहुत आसपास आ रहा है तुरंत ऑप्शन मार्क करें, आगे बढ़ें. ठीक है. Now for the next one, we have got two resistors are connected in parallel whose resistance values are in the ratio 3:1. तो कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस वैल्यूज जो है वो 3:1 में दी हुई हैं. ठीक है. और पैरेलल में कनेक्ट किया, बोल रहे हैं कि पावर डिसिपेटेड का रेशियो बता दो. तो अब वापस से पावर का क्वेश्चन आ गया. पिछले वाले में आई स्क्वायर आर लगाया था, यहाँ पे आई स्क्वायर आर नहीं लगाएंगे. क्यों? क्योंकि अब वो दोनों रेजिस्टेंसेज जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में. पैरेलल कॉम्बिनेशन में मींस कि उनका पोटेंशियल सेम होगा. सो वी आर गोइंग टू यूज फॉर्मूला V square upon R. So let's say P1 is equals to V square upon R divided by P2 is equals to V square upon R2. क्योंकि वोल्टेज पोटेंशियल सेम रहने वाला है, so P1 upon P2 is going to be R2 upon R1. That means friends R2 जो दिया है वो 1 है, so इसका आंसर हो जाएगा 1:3, right? So power dissipated का आंसर होने वाला है 1:3. So this is going to be the correct one. And now let's move to the next question, guys. The next question says a current of 3 ampere passes through an electric current for 5 minutes and does a work of 900 joules. What is the EMF of this source? All right. So दोस्तों अभी तक हमें क्या क्या चीजें दे दी हैं. हमें उन्होंने करंट की वैल्यू दे दी है. So the value of current is 3 ampere and time दे दिया उन्होंने हमें. Time is 5 minutes. And if we are going to convert it into the SI unit, 5 into 60 is going to be 300 seconds. Then उन्होंने हमें वर्क की वैल्यू भी दे दी है. So work is basically 900 joules. So दोस्तों अगर मैं यहां से पावर का फॉर्मूला लगाऊं तो पावर होता है रेट एट विच वर्क हैज बीन डन. सो वर्क जो था वो 900 है. टाइम कितने टाइम में ये वर्क हुआ? 300 सेकेंड्स में. सो दिस इज बेसिकली 3 वाट. पावर का दोस्तों एक और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दैट इज V इंटू आई. राइट. अच्छा, एक आध फॉर्मूला भी पता तो आप बाकी सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं, बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है. सो आपके पास सारे फॉर्मूले जो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. तुरंत लगाना है आपको फॉर्मूला V इंटू आई. हमें पावर अब पता चल गया 3 वाट है. वोल्टेज वी वांट टू नो, दैट इज EMF. एंड करंट की वैल्यू जो है वो अगेन 3 एम्पियर है. सो वोल्टेज इज गोइंग टू बी 1 वोल्ट, राइट? So this is going to be your answer, and the second one is the correct one. All right, friends. Now let's move to the next question. The next question says a cell has an EMF of 6 volt, internal resistance 1 ohm. So we have got an EMF of 6 volt, resistance, internal resistance, that means small r is 1 ohm, and a current of 0.5 ampere 0.5 ampere passing through it. This cell is connected to a resistor. Find out the resistance of the resistor. तो guys, EMF का क्वेश्चन है, जरा देखते हैं डायग्राम से क्या कहना चाहता है. क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि आपके पास एक रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, कैपिटल आर अज्यूम कर लेते हैं. वी हैव गॉट अ बैटरी, वी हैव गॉट अ सेल, सॉरी, जिसका EMF जो दिया हुआ है, EMF दिया हुआ है 6 वोल्ट. सो वी हैव गॉट 6 वोल्ट, 1 एम्पियर का इंटरनल रेजिस्टेंस है और 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है. मैं कोई आपको इन क्वेश्चंस के लिए ये नहीं कहूंगा कि आप फॉर्मूला याद करें, बहुत जल्दी आप सीधे आंसर निकाल पाओगे. जरा देखो कैसे. अगर मैं देखूं कि मेरे पास एक सिंपल फॉर्मूला है कि EMF इज इक्वल टू V. इसको ये वाला फॉर्मूला भी ना लगा के आपको सीधे मैं बताता हूं कि आप तो क्या करो. आप देखो यहां पे कि आपके पास टोटल जो वोल्टेज है वो है 6 वोल्ट, और ये कौन कौन यूज करेगा? ये यूज करेगा ये वाला लोड रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस. यानी कि मैं करूंगा 0.5 टाइम्स R प्लस 1, राइट? तो 0.5 से अगर अपन इसको कैंसिल करें तो दिस इज गोइंग टू बिकम 12, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 11 ओम. ऑलराइट फ्रेंड्स, तो बहुत ही जल्दी अपना आंसर आ गया. देखते हैं कोई सही ऑप्शन है क्या. सेकंड वन इज गोइंग टू बी द correct one.
So friends, let's come to the ninth question. Ninth question says, which of the following devices is more accurate? One for the measurement of EMF. तो EMF मेजर करने के लिए वैसे तो हमें पता है कि वोल्ट मीटर भी EMF मेजर करता है, बट दोस्तों वोल्ट मीटर में जो रेजिस्टेंस रहता है, वैसे तो आपको पता है कि एक आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए फ्रेंड्स? आइडियल वोल्ट मीटर जो है वो आप किस कॉम्बिनेशन में लगाते हैं? आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, राइट? तो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो रहना चाहिए वो इनफाइनाइट रहना चाहिए, लेकिन इनफाइनाइट रहता नहीं है, और इसी रीजन की वजह से जो करेक्ट एकदम जो एब्सोल्यूट रीडिंग है वो आपको नहीं पता चल सकती है। तो इसके लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं। ऑल्दो बहुत बल्की डिवाइस रहती है, बट बहुत एक्यूरेट रीडिंग आपको मिलने वाली है पोटेंशियोमीटर से, राइट? अगर पोटेंशियोमीटर के बारे में मैं 2-3 बातें आपको बता दूं जिनसे क्वेश्चंस, प्रोबेबल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो वो होगा कि किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर याद है दोस्तों किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन. It says, which of the following is correct when one cell is wrongly connected in a series circuit? ये कह रहे हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए बहुत सारे सेल हैं आपके पास यहाँ पे, सबका EMF मान लेते हैं E है, लेकिन एक जो है वो wrongly connected है, मतलब एक ही wrongly connected है, तो इसको करेक्ट कर देते हैं। तो ये नेट EMF पे क्या डिफरेंस ले आएगा? तो अगर सबके सब करेक्ट कनेक्टेड होते तो EMF हो जाता, नेट EMF हो जाता NE, और ये अगर रॉन्गली है तो ये बेसिकली इसको कैंसिल आउट कर देगा, करेक्ट? ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो बेसिकली आपका जो है वो 2E जो है वो कम हो जाएगा। तो द टोटल EMF डिक्रीजेस बाय 2E। सो डी ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। सो दोस्तों, आई ट्राइड की मिनिमम से मिनिमम टाइम में अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी के जितने डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकते थे वो अपन ट्राई करें। सो आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी जा रही होगी। ऐसी ही इतनी तरीके के क्वेश्चंस को देखने के लिए प्रिपरेशन सीरीज को आप देखते रहें, सब्सक्राइब करें चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।